कई बार हम ये सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी एक मिडिल लाइफ जीते हैं और कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद लॉन्ग टर्म में मिलीनियर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस वक्त आप पैसे को लेकर जो भी सोच रहे हैं, कुछ सालों बाद वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर असर जरूर डालेंगे। इन बातों को समझने के लिए आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में, जिसको एक फेमस इन्वेस्टर और ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान का पैसे के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को शो करता है। इस किताब के सभी चैप्टर्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है, जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से अप्लाई कर सकता है। ऑथर बुक की शुरुआत करने से पहले दो कहानियाँ बताते हैं। जब ऑथर कॉलेज में पढ़ते थे तो पैसे कमाने के लिए एक जॉब किया करते थे, जो कि एक बहुत ही महंगा होटल था। वहाँ पर एक गेस्ट बार बार आता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था जो काफ़ी दिमाग से तेज था। 20 साल की उम्र में उसने सिर्फ वाईफाई राउटर के लिए की कंपोनेंट डिज़ाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनीज को स्टार्ट किया और बाद में उन्हें बेच भी दिया। वो लड़का काफ़ी सफल भी था, लेकिन वो पैसों के मामले में काफ़ी अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता था अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जिससे भी बात करता था उसे ये वो पैसे दिखाता था और हमेशा एटीट्यूड में रहता था। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ भी कमाया था वो सब कुछ उड़ा दिया और उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। दोस्तों, आपने देखा कि पैसे के प्रति ऐसा बिहेवियर रखने से उस आदमी का सारा कुछ खत्म हो गया। अभी ऑथर एक कहानी और बताते हैं रोनाल्ड रीड के बारे में, जो एक दरबान थे और छोटे से गांव में पैदा हुए थे। अपने परिवार का पहला इंसान था जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी और उससे भी मज़ेदार बात यह थी कि वो रोज़ स्कूल पहुंचने के लिए लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचते थे। रोनाल्ड एक साधारण ज़िंदगी जी रहे थे। 25 साल तक उन्होंने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। 20 सालों तक फ्लोर की साफ सफाई का काम शुरू किया। 38 साल की उम्र में उन्होंने 2 बेडरूम का घर खरीदा और पूरी ज़िंदगी उसी घर में बिताई। यह बात 2014 की थी, जब वो 92 ईयर्स के थे। उनके पास $8 मिलियन थे, जिनमें से $2 मिलियन उसने अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़े और बाकी के $6 मिलियन को एक हॉस्पिटल और एक बड़ी लाइब्रेरी में डोनेट कर दिए। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये हुआ कैसे? दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड रीड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उनके पास कोई खानदानी पैसा था। रोनाल्ड रीड ने सिर्फ अपना पैसा बचाकर उन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। बस इतनी सी बात थी। वो एक-एक पैसे को सेव करके उसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। यहाँ तक कि उसने कभी भी इंटरेस्ट तक नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग्स को सालों-साल तक कंपाउंड किया और जिसका रिजल्ट उन्हें $8 मिलियन के रूप में मिला। फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक कम एजुकेशन या कम एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन या आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड जी जैसा मामूली इंसान भी काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे, यह मायने रखता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, नो वन इज़ क्रेजी। हम में से हर कोई लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही अनुभव कर पाता है। इस अनुभव के बेसिस पर ही हम ये सोचते हैं कि ये दुनिया किस तरह से काम करती है। उदाहरण के तौर पर, जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ, वो रिस्क और रिवार्ड को लेकर उसकी सोच उस इंसान से एकदम अलग होगी जो कि अमेरी में पला बढ़ा हो। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च ने पिछले 50 साल का डाटा यह देखने के लिए स्टडी किया कि लोग किस बेस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस पर। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक इफेक्ट भी करता है। एक एग्जाम्पल के लिए ऑथर बताते हैं कि 1968 में अमेरिका का एक लेक साइड स्कूल दुनिया के कुछ गिने चुने स्कूल्स में से एक था, जहां पर $3000 का कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनमें से सिर्फ
300 बच्चे ही लेक साइड स्कूल में पढ़ रहे थे और बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं गए होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के साथ लेक साइड स्कूल में एक कैंट्स इवान नाम का लड़का था, जो बिल गेट्स का काफ़ी अच्छा दोस्त था और बिल गेट्स की तरह ही बहुत ही अच्छा कंप्यूटर स्टूडेंट भी था, जो कि फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को भी बना सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह एक बैड लक का उदाहरण है। चैप्टर नंबर 3, नेवर एनफ। कर्ट और जोसेफ दोनों ही अमेरिकन लेखक थे। एक बार वो दोनों किसी बड़ी पार्टी में गए हुए थे। वहाँ कर्ट ने जोसेफ को कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ की वर्ल्ड फेमस नोवेल ने आज तक नहीं कमाए। यह सुनकर जोसेफ ने कहा, यह सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है एनफ, यानी कि काफ़ी। दोस्तों, ये एक ह्यूमन नेचर है कि हमेशा ज़्यादा की तलाश में लगे रहते हैं। चाहे हमारे पास जितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। एनफ का मतलब यहाँ यह नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ पर एनफ का मतलब है कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए एनफ होगा, बजाय इसके कि सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहें। चैप्टर नंबर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, जब यह किताब लिखी गई थी तब वारेन बफेट जी की टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर थी और जिसमें 81.5 बिलियन डॉलर की रकम उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई थी। वॉरेन बफेट जी ने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। अगर वे 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते तो उन्हें सेम रिटर्न कभी नहीं मिलता और उनकी टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर की जगह सिर्फ 11.9 मिलियन डॉलर ही रहती, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसे की नहीं बल्कि टाइम की ज़रूरत होती है। वॉरेन बफेट जी इसलिए सफल नहीं थे क्योंकि वे अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वो इसलिए सफल और कामयाब हैं क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बने रहने के लिए थोड़ा सा पागलपन और किफ़ायती होना ज़रूरी है। जैसे लीवर मोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। 1929 में फर्स्ट ग्रेट डिप्रेशन के समय पूरी दुनिया में इन्वेस्टर के पैसे डूब रहे थे। तब ऐसे कठिन समय में लीवर मोर ने 3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा कमाए। लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं और इसके बाद भी लगातार कठिन से कठिन दांव लगाते गए और बदकिस्मती से सिर्फ 4 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी और खुद की जान ले ली। दोस्तों, लीवर मूर की तरह बहुत लोग ज़्यादा पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन इन पैसों को संभाल कर नहीं रख पाते। चैप्टर नंबर 6, ट्रेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न्स पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जानना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए सबसे अच्छा टेरर देगा। और कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होना ही आवश्यक है। यानी कि दोस्तों, असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। उदाहरण के रूप में वॉल्ट डिज्नी के शुरुआती दिन काफ़ी मुश्किल में थे और सन 1930 तक उन्होंने 400 से भी ज़्यादा कार्टून बनाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी ज़्यादा सफल नहीं रहा और इसकी वजह से वॉल्ट डिज्नी का स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया। लेकिन यह सब कुछ तब बदल गया जब वॉल्ट डिज्नी ने स्नो वाइट एंड सेवन डोर्स को रिलीज़ किया। स्नो वाइट एंड सेवन डोर्स की वजह से वॉल्ट डिज्नी ने सिर्फ 6 महीने में 8 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की कमाई की, जो कि कंपनी की अब तक की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा थी। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। वेल्थ की सबसे अच्छी फॉर्म वो है जिसमें आप जो करना चाहें वो कर सकें। एंगस स्कैम्बेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह जानने के लिए रिसर्च किया कि कौन सी चीज़ है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूँ तो हर कोई अलग-अलग चीज़ें करना चाहता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी और वो है अपनी लाइफ़ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको अपनी लाइफ़ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस काम से नफ़रत करते हैं। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को कोई अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं, तो आपके दिमाग में ये बातें नहीं आती कि वॉव! इस गाड़ी में कितना
कूल बंदा है, या आपके दिमाग में सबसे पहले सिर्फ़ यह बात आती है कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती, तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यहाँ मुश्किल यह है कि आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और महँगी चीज़ें होंगी, तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। बल्कि जब आप दूसरों को खुद की जगह पर रख कर देखेंगे, तो खुद ओनर की तारीफ़ नहीं करेंगे। हम सभी इंसानों की ऐसी सोच होती है कि अगर हम अमीर होंगे, तो लोग हमारी तारीफ़ करेंगे और हमें ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन सच यह है कि दूसरे लोग आपको आपके अमीरी के बेसिस पर आपको पसंद नहीं करते, बल्कि आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क मानकर खुद ये सोचते हैं कि वो भी आपके जैसे अमीर होते, तो लोग उनकी भी तारीफ़ करते और उन्हें ज़्यादा पसंद करते। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। ज़्यादातर लोग जो महँगी और फैंसी कार चलाते हैं, वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते। वे ज़्यादातर पैसा अपनी महँगी गाड़ियों पर खर्च करते हैं, और एक महँगी कार यह बताती है कि लोगों को पैसों की समझ बिल्कुल भी नहीं है। हम इंसान अक्सर बाहरी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर दूसरे लोगों की जांच करते हैं, जैसे कि कोई कौन सी गाड़ी चलाता है, कैसे घर में रहता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन वास्तव में असली वेल्थ अदृश्य होती है। रिच होना सिर्फ आपके करंट इनकम को दर्शाता है, वहीं वेल्दी होने का मतलब है आपकी करंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है, ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सकें। अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि आप वेल्दी हैं। अमीर दिखने की इच्छा के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि एक ऐसे रिच मॉडल्स को ढूंढना काफ़ी आसान है, और वो आसानी से दिख भी जाते हैं। वहीं पर एक वेल्दी रोल मॉडल को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। चैप्टर नंबर 10, सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए आपको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग्स की ज़रूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपके ज़रूरतों और इच्छा पर निर्भर करती है। आपकी सेविंग्स आपके इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है। आपकी सेविंग्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, खर्च अपने आप कम होगा। आप अपनी इच्छाओं को तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसा बचाने के लिए आपको किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग्स करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और आपके पास हर चीज़ के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। चैप्टर नंबर 11, रीजनेबल और रेशनल। कुछ लोग सिर्फ सोचने पर ही ध्यान देते हैं और उस काम को अमल में लाने में काम नहीं करते, और अंत में कुछ नहीं कर पाते। वे हर काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी काम में थोड़ी सी भी कमी रहे, तो उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। इससे बेहतर आपको ये करना चाहिए कि जो प्लान आपके बनाया है, उससे आपका काम चलेगा कि नहीं। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के बारे में सोचते रहने से बेहतर यह है कि उस काम को शुरू कर लो, चाहे आपके काम में थोड़ी बहुत कमी ही क्यों ना हो। चैप्टर नंबर 12, सरप्राइज़। हमारी पूरी ज़िंदगी ही एक सरप्राइज़ में चलती है। कहाँ और किस मोड़ पर हमें क्या सरप्राइज़ मिल जाए, कोई नहीं जानता। हमें सरप्राइज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से पैसे, करियर और बिजनेस को लेकर भी हमें कई सरप्राइज़ देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से एक बिजनेस ऑफ सीजन में बिल्कुल डाउन चला जाता है, और फिर सीजन आने पर फिर से उठ जाता है। इसी तरह यदि कोई बिजनेस में घोटाला कर दे जिसे आपका पता ना चले, तो वह बिजनेस कभी भी डूब सकता है। इसलिए लाइफ में हमेशा सचेत रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 13, रूम फॉर एरर। लाइफ में पैसों के मामले में हर किसी से भी एरर हो जाता है, लेकिन इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपको अपने पास रिजर्व कैश रखना चाहिए। पूरा कैश एक साथ खर्च करना या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि कैश इज़ द किंग। इसीलिए बुरे वक्त के लिए हमेशा अपने पास फंड जरूर रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 14, यू विल चेंज। समय समय पर सभी इंसान बदलते रहते हैं। एक बिगड़ा बच्चा आगे जाकर एक समझदार इंसान बन सकता है, और एक समझदार बच्चा आगे जाकर एक बिगड़ा हुआ इंसान बन सकता है। इसी तरह से आज आपने जो भी सपने या प्लान बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे जाकर पूरे हों या ना हों, लेकिन भविष्य में हम कुछ और बेहतर भी कर सकते हैं। आपको अपने बीते कल में नहीं जीना चाहिए। आपके स्कूल, कॉलेज में कितने भी बुरे मार्क्स क्यों ना आए हों, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। चैप्टर नंबर 15, नथिंग इज़ फ्री। आपने सुना होगा कि पैसे से ही पैसा बनता है। आज के समय फ्री में कुछ भी नहीं बनता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो शुरुआत में जॉब कर लो।
कई सारे सफल लोगों ने शुरुआत में छोटी-मोटी जॉब की थी और उसी पैसे का इस्तेमाल खुद को ट्रेन करने में किया, ताकि आगे जाकर वो सफल इंसान बने। इसी तरह किसी भी बिज़नेस की शुरुआत के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए ही होता है। शुरुआत में कुछ हज़ार में बिज़नेस शुरू करें और फिर बाद में जाकर आप उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले में ना तो कमाया जाता है और ना ही खर्च किया जाता है। आपको दूसरों की मदद तो लेनी ही पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट स्वभाव के हैं, तो आपको दूसरे से बिज़नेस डील करना सीखना ही पड़ता है। आप खुद को जितना महत्व देते हैं, उतना ही दूसरों को भी दीजिए और लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखिए। चैप्टर नंबर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिस्ट। आशावादी होना तो अच्छा है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट होना ठीक नहीं होता। ये तुम्हें भी ले डूबेगा। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई ना करे और सोचे कि मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा होना मुश्किल है। इसी तरह अगर किसी में भी कुछ भी टैलेंट ना हो और कुछ भी हासिल करने की सोचता हो, तो ऐसा करना भी असंभव है। कुछ भी हासिल करने के लिए हमें या तो मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर मेहनत के साथ साथ हमारे पास टैलेंट का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए पेसिमिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि क्या कठिन है और क्या आसान है, और फिर आप अपने हिसाब से अपने स्किल्स पर काम कर सकते हैं। इसीलिए आपको ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलना है, तभी आप आगे जाकर सफल हो पाएँगे। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारे सुनने, देखने और समझने की शक्ति में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही है। जैसे बहुत सारे लोग जो भी न्यूज़ सुनते हैं, वो उसे सच मान लेते हैं, जबकि उनमें से ज़्यादातर बातें मैनिपुलेट की जाती हैं। ऐसे में खबरें न्यूज़पेपर में गलत पब्लिश करा दी जाती हैं। इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में ऑथर ने अभी तक बताई गई सभी बातों को समराइज़ किया है और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दी हैं। आपको हमेशा हम्बल, पोलाइट, ऑनेस्ट रहना चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ भी गलत निर्णय ना लें जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए। समय की कद्र करना सीखो। एकदम से कोई भी अमीर नहीं बन सकता। असफलताओं को स्वीकार करना सीखो और कभी भी हिम्मत मत हारो। इन्वेस्टमेंट की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके फाइनेंशियल फ्री हो जाओ। चैप्टर 20, कन्फेशंस। लेखक ने इस चैप्टर में युवा पीढ़ी के लिए कुछ खास सुझाव दिए हैं। आपको अपनी पूरी कमाई मौज मस्ती में नहीं उड़ानी चाहिए और ना कि बेफजूल के खर्चे करने चाहिए। कम कीमतों में खुशी ढूँढने की आदत डालनी चाहिए, जैसे कि वर्कआउट करना, रीडिंग, म्यूज़िक, डांसिंग एटसेट्रा। अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स करके चलना चाहिए। दोस्तों, लेखक ने इस किताब में पैसे, करियर, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को लेकर काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, जिन्हें जानकर आप अपनी वेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको एक वेल्दी लाइफ जीना है, तो ये किताब आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे आपको डीप नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।